Hello students, in this lecture we will be solving CSAT 2021 questions. So let us start. So about myself, मेरा नाम है शाश्वत चोपड़ा and I was able to secure 150 marks in CSAT 2020. हमने हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक CSAT का फुल फ्लेज कोर्स भी लॉन्च किया है. इसे आप हमारी वेबसाइट thelearningkey.co.in पे फाइंड आउट कर सकते हो या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हो. कोर्स में हमने सब कुछ कवर किया, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ में. इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चन. तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, वहाँ पे कितने 90 क्वेश्चन हैं. 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all 90 questions, a student got total of 387 marks. So total 387 marks उसे मिलते हैं. What is the number of incorrect responses? ये हमें पूछा गया. Alright. So मैं अज्यूम करता हूँ कि जो करेक्ट उसने किए होंगे आंसर वो x क्वेश्चंस होंगे और जो उसने इनकरेक्ट किए होंगे वो कितने होंगे, y होंगे. ओके, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ. सो अगर वो x करेक्ट करता है तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, 5x. और अगर वो y जो है गलत कर रहा है या इनकरेक्ट कर रहा है तो कितने मार्क्स रिड्यूस होंगे, -2y मार्क्स उसके डिडक्ट होंगे. ऑलराइट, फॉर एवरी इनकरेक्ट. तो ये हमें पता है. और हमें ये भी दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वो 90 दिए हुए हैं. हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 दिए और टोटल मार्क्स जो उसके आए हैं वो कितना दिया हुआ है, वो हमें 387 दिया है. सो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखना चालू करते हैं. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90. और एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 2y, ये कितना हो जाएगा 387. ये हो जाएगा मेरे पास में. ठीक है, ये दो चीज़ मैंने लिख ली जो मुझे दिया हुआ है. ये मार्क्स वाली इक्वेशन हो गई और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि उसने टोटल 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं. तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. ऑलराइट, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड. सो दिस विल बी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा. और ये ऐसी के ऐसा 5x माइनस 2y 387, ये हमने लिख लिया. तो अब हम इनको क्या ऐड कर लेते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं. सो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 एंड दिस विल बी 7x. इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 81. x की वैल्यू 81, आप यहाँ जो है 81 जो है पुट कर दीजिए. यहाँ आप 81 पुट कर दीजिए. तो यहाँ जब आप 81 डालते हो तो आपके पास y की वैल्यू जो है, y की जो वैल्यू है ये वापस से आपके पास आ जाएगी 9. ओके, जब आप यहाँ 81 पुट करोगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी. तो y जो है वो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज पूछा गया है. सो देर आर टोटल जस्ट तो देर आर टोटल जो है 9 इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज उसने किए हैं. तो आंसर ए हो जाएगा. ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, बट इसे कैसे करना है मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ. एग्जाम में काफ़ी काम आने वाला है ये लॉजिक. ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp इज इक्वल टू rq2, ये लिखा हुआ है. तो अगर हमारे पास में 3p लिखा हुआ है ना, ऐसा आपके पास लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो 30 प्लस p, आप इसे ये लिख सकते हो. वैसे ही 4p को आप लिख सकते हो 40 प्लस p, pp को आप लिख सकते हो 10p प्लस p, और rq2 लिखा है तो इसे आप लिख सकते हो 100r प्लस 10q प्लस 2. तो आपने ऐसा लिख लिया. तो आप क्या है, इसे ना थोड़ा एक्सपैंड करके ऐसा दोनों तरफ लिख लीजिए. तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 30 प्लस पी प्लस 40 प्लस पी प्लस 10p प्लस पी. सॉरी, दिस इज 10p प्लस पी. लेट मी रब दिस, थोड़ा सा मैं एक बार रब कर लेता हूँ. तो ये हो जाएगा 10p प्लस पी. ऑलराइट, और फिर हो जाएगा 10p प्लस पी एंड दिस विल बी इक्वल टू 100r प्लस 10q प्लस 2. ये हो जाएगा. सो अब मैं इसे लिख लेता हूँ. तो ये 70 हो जाएगा प्लस ये 24p हो जाएगा. सारे p के टर्म्स को p प्लस 10p प्लस p प्लस 10p प्लस p, ये 24 हो जाएगा. 70 इज इक्वल टू 100r प्लस 10q प्लस 2. तो आप जब इस 2 को यहाँ ले जाओगे इस तरफ, तो ये 68 हो जाएगा. 68 प्लस 24p इज इक्वल टू 100r प्लस 10q. ये हो जाएगा हमारे पास. ऑलराइट, सो हम क्या है 2 से एक बार दोनों तरफ ना डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं. तो मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. 2 से सब कुछ डिवाइड कर दो. तो ये 34 हो जाएगा प्लस 12p इज इक्वल टू 50r प्लस 5q. अब यहाँ पे आप आके रुक गए. अब इसे कैसे करना है, ये क्वेश्चन उठता है. सी, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप p की कुछ भी वैल्यू डालिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डालिए आप. सो यहाँ पे हमेशा ये इवन नंबर होगा. जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इवन नंबर होगा हमेशा, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ p. जो राइट हैंड साइड है, अगर उसमें q जो है वो 1 3 5, अगर वो ऑड हो रहा है
सो वो ऑड नंबर होगा, पर अगर क्यू जो है वो इवन नंबर होगा, क्यू इज इक्वल टू 2 4 6 ऐसा है, सो ये इवन नंबर होगा। तो अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड इवन दिया है तो राइट हैंड साइड भी इवन रखना पड़ेगा। तो क्यू की जो ऑड वैल्यूज हैं यानी कि 1 3 5 7 9 ये तो हो नहीं सकती है, डिसरिगार्ड हो जाएंगी। अब हमें इवन वैल्यूज से ही चेक करना है क्यू की। ऑलराइट, और हमें ये भी दिया हुआ है कि जो आर है वो जीरो नहीं हो सकता। ऑलराइट, जो भी डिजिट्स हैं ये डिफरेंट हैं और इनमें से कोई भी जो है वो जीरो नहीं हो सकता, हमें ये भी दिया हुआ है। ओके, वेयर पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट्स। ओके, ये डिफरेंट डिजिट्स हैं। सो पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू इज नॉट इक्वल्स टू आर, ये दिया हुआ है। और आपको ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि आर और क्यू जीरो नहीं हो सकते। अगर वो जीरो हो जाएंगे तो ये डिजिट्स का कोई मतलब बचेगा नहीं, तो ये जीरो नहीं हो सकता आर और क्यू। सी सो क्योंकि आर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, आर जीरो नहीं हो सकता, तो आर या तो वन या तो वन से बड़ा होगा। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी, इसे आपको क्या है 50 या 50 से बड़ा रखना पड़ेगा। ऑलराइट, इसे आपको 50 या 50 से बड़ा रखना पड़ेगा इस केस में। तो अब देखिए, और यहाँ पे अगर आप Q को इवन डालते हो, Q को कोई इवन नंबर डालते हो, तो इसमें हमेशा जो इसका एंड डिजिट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए R को 1 डाल रहे हो तो दिस विल बी 50 और ये हो जाएगा 10, तो ये 60। तो जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा जीरो से खत्म होगा अगर आप Q की वैल्यू इवन डाल रहे हो। अगर इसे जीरो से खत्म होना है तो जो P की जो वैल्यूज हैं, P की जो वैल्यूज हैं वो जो है 6, वो ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसे 12 से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो P की कौन कौन सी P की वैल्यू जब 3 होगी तो ये 36 हो सकता है, या ये 96 हो सकता है जब P की वैल्यू 8 होगी। तो 3, अगर इन केस ऑफ 3, इन केस ऑफ 3 दिस विल बी 36 एंड इन केस ऑफ 8 इट विल बी 96। ऑलराइट, ये होगा हमारे पास में ऐसा। P की ये दो वैल्यूज ही पॉसिबल है। तो जब आप P की वैल्यू 3 डालते हो ना, सो दिस कम्स आउट टू बी 70, ये 70 आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड, ये आ जाता है 70 इज इक्वल टू 50R प्लस 5Q आ जाता है। तो R की जो वैल्यू है वो 1 हो जानी चाहिए। ओके, सो P की वैल्यू अगर आप 3 डालते हो तो R की वैल्यू 1 आ जाती है आपके पास, और Q की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ जाती है, Q की वैल्यू 4 आ जाती है। ये एक वैल्यू आ गई आपके पास PRQ का। अब जब आप P की वैल्यू 8 डाल रहे हो, सो व्हेन यू आर पुटिंग P इज इक्वल टू 8, ऑलराइट, तो 8 के केस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा आपके पास में। ऑलराइट, लेट मी रीचेक इट, 96 सॉरी 130 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। सो 130 के लिए R की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 100 हो जाएगा, और Q की वैल्यू जो है वो 6 होनी चाहिए, तो ये 30 हो जाएगा। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आ गए, P इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, P इज इक्वल्स टू 8, R इज इक्वल्स टू 2, Q इज इक्वल्स टू 6, ये आ गया P इज इक्वल्स टू 3, R इज इक्वल्स टू 1, Q इज इक्वल्स टू 4। तो ये कॉम्बिनेशंस होंगे। ओके, ये सारे डिफरेंट डिजिट्स भी हैं, यहाँ पे लिखा है ये सारे डिफरेंट हैं। ऑलराइट, और ये जीरो नहीं होने चाहिए, अगर जीरो हो गया तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जीरो नहीं हो सकते। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉसिबल सम्स, तो पॉसिबल सम्स क्या है, RQ2 होगा। तो RQ2 कितना हो सकता है 262, एक तो हो सकती है वैल्यू 262, ठीक है 262, और एक हो सकती है 142। तो 262 और 142 का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। 262 प्लस 142 होता है हमारे पास में, दिस इज 2 दिस इज 0, तो ये हमारे पास में हो जाता है, सॉरी 404 होगा। 404 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें मीन निकालना है, सो मीन के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर सी हो जाएगा। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है कि सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं, जीरो नहीं हो सकते, फिर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा और आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये जो साइड है ये इवन है। ऑलराइट, तो इसीलिए ये वाली साइड भी इवन होनी चाहिए। अगर ये वाली साइड इवन होगी, राइट हैंड साइड जो है वो इवन होगी, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड ये इवन होगा, ये अगर इवन होगा तो इसके लिए ये इवन तभी होगा जब यहाँ पे लास्ट में जीरो आएगा। अगर यहाँ लास्ट में जीरो आएगा, क्योंकि पी की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है 36 और 96, जिससे जीरो आएगा तो उससे आपको आर और क्यू की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो ये हमारे पास में आंसर आएगा। हार्ड क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग लॉजिक है। फिर सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिए। कंसीडर द मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम PQ इंटू 3 इज इक्वल टू RQQ वेयर PQR आर डिफरेंट अगेन एंड डिजिट्स एंड R इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू 0 दिया, बाकी जो है Q 0 हो सकते हैं। ऑलराइट, और ये सही भी है, अगर यहाँ पे Q 0 हो भी गया तो ये डिजिट जो है पूरा जीरो नहीं होगा। ओके, जैसे अगर R जो है वो 2 है और Q अगर 0 हो भी गया तो 200 होगा, सम डिजिट एग्जिस्ट करेगा। लास्ट क्वेश्चन में अगर कोई भी जीरो हो जाता ना, जैसे कोई भी जीरो हो जाता, अगर P में P 0 हो जाता तो पूरा डिजिट ही जीरो हो जाता। तो वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या रहता है। सो यहाँ पे हमें दिया है PQ, सो PQ को मैं लिख सकता हूँ 10P प्लस Q,
सिमिलरली आर क्यू क्यू को मैं लिख सकता हूँ 100R प्लस 10Q प्लस Q, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। सो पी क्यू इंटू 3, सो दिस इंटू 3 वुड बी इक्वल्स टू 30P प्लस 3Q, तो ये हो जाएगा 30P प्लस 3Q। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ दिया 30P प्लस 3Q इज इक्वल्स टू 100R प्लस 11Q, ये मुझे दिया। तो 30P इज इक्वल्स टू 100R प्लस 8Q, ये मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं जो है 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सो मेरे पास आ गया 15P इज इक्वल्स टू 50R प्लस 4Q, ये मुझे दिया। ऑलराइट, सो अब आप अगेन ना LHS और RHS को ढंग से देखिए, और यहाँ पे बोला है जो R है वो जीरो नहीं हो सकता, R जीरो नहीं हो सकता। तो R अगर जीरो नहीं होगा तो आपका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड R की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो आपका RHS जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 50 होगा, वो 50 से हमेशा बड़ा होगा आपका जो राइट हैंड साइड है। ऑलराइट, सो ये 50 से बड़ा है, तो आपका LHS, तो आपका P की जो वैल्यू है, और P क्या सिंगल डिजिट इंटीजर है, सो P की वैल्यू क्या 1 से 9 के बीच ही लाई करेगी। सो ऑलराइट, सॉरी 0 से 9 के बीच लाई करेगी, यहाँ पे सिंगल डिजिट इंटीजर है P तो। ऑलराइट, क्योंकि वो ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ 10 नहीं लिख सकते, P की वैल्यू, P की जो वैल्यू है 0 से 9 के बीच लाई करेगी। तो अब देखो 0 से 9 के बीच उसे लाई करना है P की वैल्यू। ऑलराइट, राइट हैंड साइड जो है वो लिखा हुआ है 50R प्लस 4Q, राइट हैंड साइड में लिखा है 50R प्लस 4Q, ये लिखा है, तो ये हमेशा इवन होगा राइट हैंड साइड। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इवन ही होना पड़ेगा, तब वो जाके बैलेंस आउट होगा। ऑलराइट, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इवन होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इवन होना चाहिए और 50 से हमेशा बड़ा भी होना चाहिए, ये भी दिया है। तो आपकी जो P की वैल्यूज पॉसिबल है ना इस केस में, वो हो जाएंगी 6, 8। ओके, यही दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास P की, जो इवन भी होगी और जो है 50 से बड़ी भी होगी। ऑलराइट, सॉरी 4 भी हो जाएगा, 4 भी पॉसिबल है, 4, 6, 8, ये सारी वैल्यूज आपकी पॉसिबल होंगी, 4, 6 और 8। ऑलराइट, तो ये जो वैल्यू है ये आप 60 हो सकता है, या ये 90 हो सकता है, या ये 120 हो सकता है, ये 3 वैल्यूज ही पॉसिबल है। ऑलराइट, तो अब देखो ये तीनों जो वैल्यूज है, इन केस में क्या हो रहा है कि जो लास्ट डिजिट है वो जीरो है। सो लास्ट डिजिट जीरो, अगर R का कोई भी वैल्यू डालो, आप R की कोई भी वैल्यू डालो 1, 2, 3, 4, तो इसमें तो लास्ट डिजिट हमेशा जीरो आएगा। अब आपको 4Q को भी लास्ट डिजिट जीरो बनाना है, तो 4Q को अगर लास्ट डिजिट आपको जीरो बनाना है ना, तो इस केस में आपके पास Q की एक ही वैल्यू आ सकती है 5। जब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर Q सिंगल डिजिट इंटीजर है तो ये 20 आ जाता है। ओके, Q की वैल्यू 5 आएगी तो 4Q 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 50R प्लस ये इज इक्वल टू 60 या 90 या 120, ये होगा ये तीनों में से। ठीक है, तो अगर मैं R की वैल्यू 1 डालता हूँ, R की वैल्यू 1, तो ये 70 हो जाएगा, तो 60 पॉसिबल नहीं। R की वैल्यू मैं 2 डालता हूँ तो ये 120 हो जाएगा, तो ये 120 होगा, दिस वन इज पॉसिबल। तो मेरे पास इससे आया, मेरे पास आया कि जो P की जो वैल्यू है वो मेरे पास में हो जाएगी 8। ओके, R की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और Q की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो मुझे पूछा है P प्लस R डिवाइडेड बाई Q, P प्लस R डिवाइडेड बाई Q बोला है। ऑलराइट, सो P प्लस R कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई Q कितना है 5, सो आंसर इज 2, दैट इज B। अगेन आपको इसमें लॉजिक यूज करना है कि आपने ये जो फाइनल इक्वेशन आपने ऐसे लिख ली ना, जब आप ऐसे इक्वेशन लिख लेते हो 15P प्लस 50R प्लस 4Q, फिर आपको पहले ये आएगा कि ये देखो ये वाला साइड इवन होगा, तो ये वाला साइड इवन होने के लिए P की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 2, 4, 6, 8, ये वैल्यूज पॉसिबल है। बट अगेन R जो है वो जीरो नहीं हो सकता, R जो है वो जीरो नहीं हो सकता, R 1 से चालू होगा, तो 2 को आप जो है कट कर दोगे, 2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 कट आउट हो जाएगा क्योंकि 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा 50 से बड़ा होना चाहिए। तो आपके पास जो वैल्यूज बचती हैं वो आती हैं 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 पॉसिबल है, तो 4, 6 और 8 से आपका 60, 90, 120। अगेन यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसलिए Q की जो वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए, तभी जो राइट हैंड साइड है उसमें भी जीरो आएगा, और फिर आप उससे R की वैल्यू डिड्यूस कर लोगे। तो थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी लॉजिक लग रहा है आपका, बट करने में ये सिंपल है अगर आपको पता है कि इसे कैसे कर सकते हैं आप। ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, ये काफ़ी सिंपल है। अ पाई डायग्राम शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स। ओके, सो यहाँ प्रोटीन, वाटर और ड्राई एलिमेंट्स को मैं डी से, ऑफ ह्यूमन बॉडी, गिवन दैट प्रोटीन करस्पॉन्ड 16%, प्रोटीन्स जो है वो 16% दिया, एंड वाटर जो है वो 70% दिया है। ऑलराइट, सो ये तीन ही है। सो ड्राई एलिमेंट मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 14% ड्राई एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कर लूँगा 100, ओके सॉरी 100 माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस
जो हो जाएगा 70 प्लस 16 ये हो जाएगा। सो इससे 14 आ जाएगा ड्राई एलिमेंट्स, क्योंकि ये तीन ही चीज प्रेजेंट है, ठीक है। और ये परसेंटेज है। इफ बोथ प्रोटीन्स एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू P%, तो प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट जो वो P% है, तो P% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 16 प्लस 14, तो ये 30 हो जाएगा। देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, तो सेंट्रल एंगल बोला है। सो सी देखो 100% के लिए 100% के लिए टोटल एंगल कितना होता है 360, क्योंकि ये पाई डायग्राम दिया, तो पाई डायग्राम कौन सा होता है जो ऐसा गोल होता है, ऐसा गोल वाला होता है वो पाई डायग्राम। 100% के लिए 360 डिग्री होता है। ऑलराइट, तो आपको बस यहाँ यूनिटरी मेथड लगाना है कि 30% के लिए कितना होगा। सो आप इसे पहले क्या है 360 को आप क्या है डिवाइड कर दोगे 100 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से, तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, सो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1% के लिए हो जाएगा 360/100, तो 30% के लिए हो जाएगा आपके पास में 360/100 इंटू 30। तो ये कट ये कट ये कट, तो दिस कम्स आउट टू बी आपके पास में 8 108, सो आंसर वुड बी सी। सिंपल है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ऑलराइट, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, एक कैलेंडर का एक एलसीएम का। देखो जोसेफ जो है एवरी 5th डे जिम जाता है, हर्ष जो है वो 24th डे में जाता है, और सुमित जो है वो 9th डे में जाता है। ऑलराइट, सो जोसेफ 5th डे में जाता है, ये 24th डे में जाता है, और ये 9th डे में। सो व्हेन विल दे मीट अगेन, इफ ऑल ऑफ देम मेट ऑन संडे, तो अगर ये संडे को मिले थे तो ये अगेन कब मिलेंगे, वापस कब मिलेंगे, तो ये वापस तब मिलेंगे जो इनका एलसीएम होगा, जो इनका एलसीएम होगा उस डे पे ये वापस मिलेंगे। सो एलसीएम निकालने के लिए आप इसे पहले 3 से डिवाइड कर लो, ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर जो है आप इसे 2 से कर लो, तो ये जो है 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3, फिर आप 2 से कर लीजिए, तो ये आपके पास 5 2 3। तो ये सारे नंबर सब इवन है, आप छोड़ सकते हो, इसके आगे नहीं करने की ज़रूरत है। दिस विल बी द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम की मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम की जो वैल्यू मेरे पास आती है ना, जब आप इसे करोगे एलसीएम वुड बी 360 आ जाएगा, क्योंकि ये आप करोगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो आफ्टर 360 डेज ना ये लोग वापस मिलेंगे, ठीक है। पहले ये लोग कब मिले थे, संडे को। अब 360 को आप ना लिख सकते हो 357 प्लस 3, ठीक है। ये जो 357 है ये 7 से डिविजिबल है, तो इसमें ऑड डेज 0 हो जाएंगे, तो आपके पास 360 में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, 3 ऑड डेज हैं। तो अब ये लोग क्या है, ओके 3 ऑड डेज। अब ये क्या है, संडे को मिले थे, तो नेक्स्ट टाइम संडे प्लस 3 यानी कि वेनसडे को मिलेंगे। तो नाउ दे विल मीट इन वेनसडे, सो आंसर वुड बी बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे आपको करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल था ये काफ़ी। ऑलराइट, बट दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने थे आपको, ये इसी में ही थोड़ा हार्ड हो जाता है कि एलसीएम वाला भी और वो वाला भी कॉन्सेप्ट अपने को यूज़ करना। तो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड देना थोड़ा सा। राइट, हाँ। सो द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट number and the number obtained by interchanging the position of digit is 54. तो सपोज 2 डिजिट नंबर अगर एक्स वाई है, सो इसे मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई। तो इसे अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो yx हो जाएगा, सो दिस विल बी 10y प्लस x। अभी मुझे नहीं पता कि x ग्रेटर देन y है कि y ग्रेटर देन x है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कौन सा डिजिट बड़ा है। बट ये वो 2 डिजिट नंबर होगा और उसका इंटरचेंज करके लिखूंगा तो मैं ये ऐसा होगा। सो अब इसका डिफरेंस ले लेते हैं हम 10x प्लस वाई माइनस टाइम्स 10y प्लस x। ये दिया है कि ये 56 आ रहा है। अब बड़ा कौन सा है मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 9 टाइम्स ओके 9 टाइम्स मॉड्यूलस के बाहर x माइनस वाई, 9 जो है मॉड्यूलस के बाहर, ऑलराइट, फिर मॉड्यूलस इज 56। तो इससे हमारे पास आ जाता है जो है, सॉरी 54 है, नॉट 56, दिस इज 54, ठीक है, ये 54 है। सो x माइनस वाई का जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास आ जाता है 6। मॉड्यूलस इसका बड़ा कौन सा है वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज नोन, ठीक है। अगर हमें इसका प्रोडक्ट नोन है x इंटू वाई कितना होता है, और हमें क्या यहाँ पे डिफरेंस पता है दोनों का कितना है, ठीक है, तो हम क्या सम ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इफ द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ प्रोडक्ट, अगर मुझे प्रोडक्ट दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग दिया है, से ए की वैल्यू नहीं पता पर ये दिया, तो इससे मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। 2 इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास में, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड,
ये हो जा रहा है, यस ये 6 था इनका, मुझे ये पता है। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर इस केस में हो जाएगा सी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ऑलराइट, सो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।